नंबर 1 पढ़िए ध्यान से। मैं चैट प्राइवेट कर देता हूं ताकि आप एक दूसरे का आंसर ना देख पाए, आप अपना अपना आंसर दें, ठीक है? चलिए बताइए। कम ऑन। ओके, so the answer is चलिए। ओके ओके ओके, सो आई एम गेटिंग मिक्स आंसर लाइक भाग्यश्री डी, विश्वजीत डी, आकाश डी, रंजिता डी, गुलबसन सी, सुकांति, अर्पिता डी, उपासना डी, है ना? सभी लोग लगभग जो है डी आंसर कर रहे हैं। चलिए एक बार इस सवाल को देख लेते हैं। तो बात है यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर से सवाल है और इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Political culture is a pattern of orientation to political objects among member of the nation। देखिए, जब भी बात है पॉलिटिकल कल्चर, ये राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? राजनीतिक संस्कृति मतलब वो सारे एस्पेक्ट जो मिलकर एक राजनीतिक परिवेश को, इकोलॉजी को क्रिएट करते हैं, इकोलॉजी को बनाते हैं। तो इसमें लोगों का व्यवहार, लोगों की मानसिकता, लोगों का एटीट्यूड, उनके विचार, उनके वैल्यूज, उनके मोरालिटी, उनके अपने ट्रेडिशन, कस्टम्स, विश्वास, एथिक्स, जितनी भी चीजें हो सकती है, समझ रहे हैं ना? वो जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब इसके अंदर आता है। मतलब वॉट एवर यू कैन थिंक, वॉट एवर यू कैन टॉक। जैसे इलेक्शन होने वाला है तो आप ये बात कर रहे हैं कि वोट देने जाए कि नहीं जाए, यू नो। अब ऐसा कोई कह रहा है बहुत ही पैसिमिस्टिक, सर क्या बताएं, वोट हम दे चाहे ना दे सरकार जिसकी बनेगी, हमारे घर में थोड़ी ना कोई पहुंचा देगी कुछ खाना पीना। एक काम करते हैं, वोट देने छोड़ देते हैं। का मतलब जाके वोट देना, लाइन में लगना और हाथ वाथ भी काला उसमें लाइन करवा लेना, कोई मतलब नहीं है सर, छोड़ बताओ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कल्चर, दिस इज योर एटीट्यूड, बिहेवियर, साइकोलॉजी, वैल्यूज, थॉट। तो इसी से मिलकर आप पॉलिटिकल कल्चर को निर्माण करते हैं। राजनीतिक संस्कृति जो है ऐसे ही बनती है, क्योंकि यही ये बात को फिक्स करता है कि आप इलेक्शन में क्या भागीदारी आप निभाने वाले हो। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स आर पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? आपका दुकान, आपका मार्केट, आपके अंबानी अडानी नहीं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब जहां पे पॉलिटिक्स से आपका रिश्ता हो। पॉलिटिक्स से रिश्ता आपका कहाँ है? एमपी, एमएलए। और ये कहाँ जाकर बैठते हैं? ये असेंबली में बैठते हैं। ये कहाँ बैठते हैं? तो ये पार्लियामेंट में बैठते हैं। और आपका लेना देना सीधे किससे है? अपने एमपी से, अपने एमएलए से है। मतलब सीधे सीधे आपका संबंध अपने पॉलिटिकल पार्टी से है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स की जब बात आए तो बिल्कुल पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिकल पार्टी है वही जो है पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कल्चर इंक्लूड परसेप्शन, बिलीफ एंड एवरी पॉलिटिकल फेनोमेना। हर कुछ, चाहे कोई किसी को बोल रहा है, कुछ कर रहा है, हर चीज के पीछे एक अपनी मानसिकता होती है, एटीट्यूड होता है, बिलीफ होता है, पॉलिटिकल कल्चर आप कह सकते हैं। गैब्रियल आलमंड एंड बर्बा, सिडनी बर्बा आर द पायोनियर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। एग्जैक्टली, ये चारों सही है, ठीक है, ऑल द अबव आर करेक्ट। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आई एम गोइंग टू आस्क, ये बताइए, हु क्वाइंड द टर्म पॉलिटिकल कल्चर? पॉलिटिकल कल्चर शब्द को किसने क्वाइन किया है? पॉलिटिकल कल्चर टर्म वाज क्वाइंड बाय, इन विच ईयर? ऑल्सो यू कैन राइट इन विच ईयर। वेरी गुड। तो आलमंड, गैब्रियल आलमंड ने इसे क्वाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, गैब्रियल आलमंड ने इस शब्द को क्वाइन किया है। कब सर? 19
1956 में, 1956 में, ठीक है, 1956 में, 1956 में, 1963 नहीं, 1956 में, जिस 1963 में इनकी बुक आती है, ठीक है, जो किताब है द सिविक कल्चर विथ बर्बा, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 तरह की कल्चर की बात की, अगर आपको याद हो तो ही डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कल्चर, लाइक पैरोशियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। तो इस तरह से 3 तरह की पॉलिटिकल कल्चर की वो बात करते हैं, और फिर द सिविक कल्चर में कहते हैं ये तीनों आपस में मिलता है, किसी देश में पाया जाता है, तो ये तीनों मिलकर क्या क्रिएट करता है, तीनों मिलकर सिविक कल्चर क्रिएट करता है, और ये आमतौर पर देखने को मिलता है, ये है, ठीक है, सिविक कल्चर आमतौर पर देशों में होता है। अब इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को क्या कहा है, पॉलिटिकल कल्चर को इन्होंने टर्म दिया है, याद रखिएगा, व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, तो इट इज ए सेट ऑफ, it is a set of propensities and attitude, propensities and attitude, ये क्या है इसका मतलब, आई एम एक्सप्लेनिंग, इसका मतलब है कि आपकी गुण क्या है, आपकी अभिवृत्ति, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग, तो इस तरह से व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, तो इट इज सेट ऑफ प्रोपेंसिटीज एंड एटीट्यूड, इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं गैब्रियल आलमंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब बात आती है सर कौन कौन से वो थिंकर हैं जो इस पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से जुड़े हुए हैं, व्हाट आर दोज थिंकर हु इज एसोसिएटेड विद दिस अप्रोच, तो सबसे पहले आलमंड का नाम आपको पता है, उसके बाद वर्बा का नाम पता है, उसके बाद लुसियन पाई का नाम आपको याद होना चाहिए, लुसियन पाई, उसके बाद कोठारी, रजनी कोठारी जो है ये भी पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, इसके बाद एक और है एमटी राणा, ये भी डिस्कस करते हैं, हालांकि एग्जाम में ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस ये 3 याद रखिएगा, लुसियन पाई, बर्बा और आलमंड और कोठारी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार दिस थिंकर आर, ये सारे थिंकर जो है वो इसकी बात करते हैं। क्या आप बताएंगे हु रोट द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, who wrote politics in India, politics in India, कब आती है किताब, वेरी गुड, वेरी गुड, पॉलिटिक्स इन इंडिया, दिस इज बुक बाय रजनी कोठारी, है ना, याद रखिएगा रजनी कोठारी 1970 में किताब लिखते हैं, और इसी किताब में उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का भी इस्तेमाल किया है, ये ध्यान रखिएगा, ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं हंटिंगटन को, सैमुअल पी हंटिंगटन, जब सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी किताब लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, डू यू थिंक कि सिविलाइजेशन को कहने के साथ साथ वो लोगों की कल्चर को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग व्हाट पीपल्स एटीट्यूड आर देयर, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हंटिंगटन ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग। वहीं आपको देखने को मिलता है फिर बाद में, ठीक है, जब हम बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा स्पेस की शायद कमी है, बट कोई नहीं, मैनेज करता हूं। फिर आपको देखने को मिलता है सर एंटोनियो ग्राम्सी, जब एंटोनियो ग्राम्सी बात करते हैं तो ग्राम्सी हेजेमनी टर्म को क्वाइन करते हैं, ही क्वाइन द टर्म हेजेमनी, और जब ये हेजेमनी टर्म को क्वाइन करते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इन्होंने हेजेमनी में यही कहा था ना, लोगों का कल्चर पे कैप्चर किया जाता है, लोग क्या सोचते हैं उनके एटीट्यूड पे कैप्चर किया जाता है, लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कैसे वो रहते हैं। तो द थिंग इज कि जब आप ग्रामसी को भी पढ़ेंगे तो इन्होंने भी आइडियोलॉजिकल हेजेमनी की बात की है, कि लोगों के एटीट्यूड, लोगों का कल्चर, लोगों को कस्टम, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको देखने को मिलेगा कि
बाद में ग्रामसी हो गए, अल्थुसर हो गए, कॉक्स हो गए, ये सब थिंकर जो है वो इस कल्चर की बात कहीं ना कहीं आगे आकर डिस्कस किया है और कल्चर के इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश की है अपने अपने तरीके से। गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, पॉलिटिक्स इन इंडिया ये बुक है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ जब इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी किया, ठीक है, तो लोगों के एटीट्यूड की बात की कि एटीट्यूड के कितने टाइप हो सकते हैं। एटीट्यूड इन्होंने समझाने की कोशिश किया गैब्रियल आलमंड ने कि लोगों का जो राजनीतिक संस्कृति के प्रति झुकाव होगा वो तीन तरीके का उनका झुकाव होगा। पहला होगा कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव मतलब लोग सिर्फ जानना, अच्छा कौन बना प्रधानमंत्री, अच्छा मोदी जी बन गया, चलो ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हो गया काम खत्म। अब मोदी जी चाहे जो करें, खाए पिए, ऐश मौज करें, प्लेन से इस कंट्री से उस कंट्री जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, बस हो गया, कोई बन गया, चलो ठीक है भैया, कहानी खत्म, अब 5 साल में मुक्त हो गए, इसलिए अब वोट वोट देने जाना नहीं होगा। सिर्फ कॉग्निटिव मतलब सिर्फ उनको पता होना चाहिए कि भैया ये है हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, टेंशन खत्म, ज्यादा वो लफड़ा में नहीं फंसते उसमें। दूसरा जो है, जो सेकंड है, वो है इफेक्टिव। अफेक्टिव, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक रूप से वो उनके साथ जुड़े हो, वो क्या करते हैं, क्या कब क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हर टाइम पॉलिटिकल कल्चर की यू कैन से जो भाव है उससे वो जुड़े हो हमेशा। और जो एक और है वो है इवेल्युएटिव। इवेल्युएटिव इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ सरकार के बारे में कॉग्निटन मतलब सिर्फ उनके बारे में जानते नहीं हो, सिर्फ उनके साथ भाव नहीं रखते हो, बल्कि इनको समय समय पे आप चेक भी करते रहते हो, आप उनसे सवाल पूछते हो, समझ रहे हैं, आप उनसे उनको उनका इवेल्युएशन करते हो हमेशा, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब वेन यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन योर पॉलिटिकल कल्चर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गैब्रियल आलमंड और बर्बा तीन तरह के ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि लोगों का क्या झुकाव होगा, कैसे एक तरीके से लोगों के साथ लोगों का पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट होगा। तो तीन तरीके से होगा, पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है इफेक्टिव और तीसरा है, बताइए व्हाट इज द थर्ड, व्हाट इज थर्ड? पहला है आपका कॉग्निटिव, दूसरा इफेक्टिव एंड थर्ड इज, व्हाट इज थर्ड? वेरी गुड, इवेल्युएटिव, है ना, इवेल्युएटिव। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, गॉट इट? तो बताइए, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप एकदम कट्टर देशभक्त हैं, तो इसमें से किसके अंदर आएगा एकदम कट्टर देशभक्त? दैट मीन्स कि इस लीडर के बदले हम कुछ भी करने को तैयार है, ये लीडर जिधर जाएगा हम उधर जाएंगे, मतलब सर ये हमारे माए बाप सब कुछ है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप चाहे जो करो मैं उनके साथ सपोर्ट करूंगा, मैं आपको, आप चलो आगे मैं पीछे आऊंगा, आप चलो आगे मैं पीछे आऊंगा, आप जो करो मैं वो करूंगा, ये किस में आएगा? कॉग्निटिव में, इफेक्टिव में, इवेल्युएटिव में? बताइए, कम ऑन। आप सिर्फ जानना तो नहीं चाह रहे हो यहाँ पे, आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ रहे हो। कॉग्निटिव में कैसे आएगा भाग्यश्री? हाउ विल दिस विल कम इन कॉग्निटिव? आप सिर्फ उनके बारे में जानना तो नहीं चाह रहे हो, आप तो इफेक्टिव में आएंगे ना, भावनात्मक में आएंगे, फीलिंग, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। 5 किलो का सिलेंडर, जो भी बोलिए वो लोगों का अपना अपना है ना। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये अफेक्टिव में आएगा, भावनात्मक में आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ पाए होंगे इसको रिलेट करके कि सर इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब इन्होंने स्टडी किया, जब ये किताब लिखते हैं, गैब्रियल आलमंड जब किताब लिखते हैं द सिविक कल्चर, द सिविक कल्चर, इसका जो सब टाइटल होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, पॉलिटिकल एटीट्यूड
एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे 5 देशों की स्टडी करते हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा एक स्टडी नहीं है, कौन सा देश नहीं है? यूके, युगांडा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। इनमें से कौन सा देश नहीं है जिसकी वो स्टडी नहीं करते हैं? मतलब इनमें से कौन सा देश है जिसकी वो स्टडी नहीं करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट स्टडीड बाई गैब्रियल आलमंड एंड बर्बा? इनमें से किसकी स्टडी वो नहीं करते हैं, बताइए। वेरी गुड ग्लप्सन, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी से बताएं, इनमें से किसकी स्टडी वो नहीं करते हैं? युगांडा और ऑस्ट्रिया की नहीं करते हैं। वेरी गुड। तो आप इसे याद रख सकते हैं, सर ही डिड नॉट स्टडी, ही डिड नॉट डन एनी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन युगांडा एंड ऑस्ट्रिया, रादर ही डन इन UUGIM। ठीक है, GIM, यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली और मैक्सिको। ठीक है, तो दीज आर 5 कंट्री वेयर ही स्टडी पॉलिटिकल कल्चर इन विच वाज पब्लिश इन द ईयर 1963। ठीक है, 1963 में ये किताब जो है पब्लिश होती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि उन्होंने 3 तरह की पॉलिटिकल कल्चर की बात की है, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल कल्चर, मतलब ये बताइए कि इनमें से किस पॉलिटिकल कल्चर को वो नोबेल कल्चर कहते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग कल्चर, जैसे पैरोचियल है, सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेटिव है और सिविक कल्चर, इनमें से कौन सा कल्चर है वो नोबेल कल्चर है? नोबेल, सबसे बेस्ट, विच कल्चर इज बेस्ट, किसे वो नोबेल कल्चर कहते हैं? सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। बताइए, कम ऑन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रंजिता, विश्वजीत, वेरी गुड। तो याद रखिएगा, इससे वो तीनों के मिक्स जब आता है, सिविक कल्चर इसे कहते हैं। जो सिविक कल्चर है इसे वो कहते हैं, दिस इज नोबेल कल्चर, जो यूके और यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, उदार लिबरल डेमोक्रेसी में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, आगे से याद रहेगा। तो एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। नहीं तो आप बोलेंगे सर हम पढ़ा रहे हैं कि रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए पढ़िए सर। थेडा स्कोपॉल। ओके, सो आप सभी का एक साथ आंसर आ रहा है डी। शायद आपने आंसर देख लिया था, कोई बात नहीं, बट मुझे उम्मीद है आप इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो थेडा स्कोपॉल,
is author of book State and Social Revolutions, a comparative analysis of France, Russia and China। बिल्कुल से इसका ये सही है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नहीं देखा ना? चलिए बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थ्रेडा स्कॉपल जो है वो एक किताब लिखती है। उस किताब का नाम है स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन, ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ। अब ये तीन जो राष्ट्र है, CRF, ठीक है, CRF, CRPF होता है ना, याद है आप सभी को, पता है CRPF, 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 क्यों CRPF? तो ऐसे याद रखिएगा, CRPF में C से चाइना, R से रसिया और F से फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर ये जो थेडा स्कॉपॉल है ये तीन देशों की स्टडी करती है, फ्रांस, रसिया एंड चाइना, और ये किताब लिखती है सोशल स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन, ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना। शी हैज अप्रोच्ड द रेवोल्यूशन फ्रॉम स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से चीजों को स्टडी करने की कोशिश करती है। स्कॉपल गिव लिटिल वेट टू ह्यूमन एजेंसी और रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस और रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। सारे के सारे जो हैं इनका ये सही है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। पढ़िए ध्यान से। हाँ, प्रोटेक्टिंग सोल्जर भी इनकी किताब है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ओके, सो आप सभी का एक साथ आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, उपासना, दीक्षा, सुकांति, विश्वजीत, अर्पिता, गुलप्सन, सबसे पहले, वेरी गुड। बाकी सभी बताएं। ओके, चलिए वेरी गुड। तो इसका आंसर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्वामे एनक्रुमा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि सर इन्होंने एक टर्म क्वाइन किया है, नियो कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो ए का 4 इन्होंने किताब लिखा है, नियो कोलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पेरियलिज्म। ये एनक्रुमा की बुक है। मतलब सर ये डी तो नहीं होगा और सी नहीं होगा, ये कंफर्म है। बाकी आगे बढ़ते हैं, मतलब ए या बी में कोई आंसर होगा, ठीक है। ए या बी में कोई एक आंसर, सवाल में कोई एक आंसर होगा छुपा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेनिन की कौन सी किताब है सर? लेनिन ने लिखा है एम्पेरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। यस, यानी कि बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 यहां है, बी का 2 यहां है, तो ये गलत, यानी कि एक नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आशीष नंदी, इन्होंने किताब लिखा है इंटीमेट इनेमी, और नुआगी वॉगथोंग जो है वो लिखते हैं डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। अभी भी जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो भारत में डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड को लेकर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अगले 10 वर्षों में हमें पूरी तरह से जो भी हमारी कोलोनियल छाप है हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क पे, हमें उससे बाहर निकलना है। तो भारत में भी जो है, अभी आप देखेंगे कि ये जो डीकोलोनाइजेशन को लेकर एक जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है, वो लगातार उस पर सवाल उठाया जा रहा है, कैसे उससे बाहर आए इस पर कोशिश किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप ये बताइए किसने कॉलोनियलिज्म को, हु कॉल्ड colonialism as
colonial capitalism. या आप बताइए, who coined the term, who gave the term colonial capitalism? Colonial capitalism. Anyone? Yes, yes. गुलाब सर. सर decolonization of mind, decolonization of mind हाबरमास की भी है, देखते हूँ. नहीं, ये नॉन वो थॉन्ग की ही किताब है ना, इन्हीं की बुक है ये. चलिए, तो कॉलोनियल कैपिटलिज्म किसकी बुक है सर? या कि ये कॉलोनियल कैपिटलिज्म की आइडिया कौन देते हैं? तो हमजा अलवी. ठीक है, हमजा अलवी, याद रहेगा. अच्छा, शायद वो किसी दूसरे सेंस में बताई होंगी, एक बार देखिएगा, चेक कीजिएगा. ठीक है, कुछ ऐसा हो तो बता, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं फिर. चलिए, ये बताइए, हु रोट द बुक पॉवर्टी अमिड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ब्रेन ड्रेन, माफ कीजिएगा, वेल्थ ड्रेन थ्योरी दिया. वेल्थ ड्रेन थ्योरी, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, वेल्थ ड्रेन थ्योरी. तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, अगर आप देखेंगे पीवाई को निकाल के तो अभी आपको मिल जाएगा. सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेल्थ ड्रेन थ्योरी किसने किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है. ये जो किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901-2 में पब्लिश होता है. ठीक है, दादा भाई नौरोजी. ठीक है, दादा भाई नौरोजी. चलिए नेक्स्ट. ये बताइए, उन्नीस सौ एक. ठीक है, ये किताब जो है 1901 की पब्लिश है. गॉट इट? प्लीज नोट इट. 1901, 1901, 1901. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901. ठीक है, 1901. चलिए नेक्स्ट. कौन वो है जिन्होंने यह बताया कि जो ये कॉलोनियलिज्म है, ये दो टाइप का है? दिस इज पॉइंट कॉलोनियलिज्म एंड रीजनल कॉलोनियलिज्म. मतलब कॉलोनियलिज्म मतलब बिंदु उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय उपनिवेशवाद. कौन करते हैं इसके बाद? कौन बताएंगे? बिंदु उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय उपनिवेशवाद मतलब पूरे क्षेत्र पे. समझ रहे? दो चीजें देखिए. पॉइंटर मतलब छोटे इलाके में, छोटे से द्वीप पे, छोटे से जगह पे. समझ रहे? जैसे हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, ऐसे. और क्षेत्रीय यानी कि पूरे भारत पे, पूरे एरिया पे, ऐसा. तो इसके बाद ऑर्गेन्सकी करते हैं, AFK ऑर्गेन्सकी. ऑर्गेन्सकी डिस्कस अबाउट
दिस टाइप ऑफ कोलोनियलिज्म। अब देखिए कोलोनियलिज्म के आपने कई सारे टाइप पढ़े होंगे। वी हैव डिस्कस अबाउट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोनियलिज्म, जैसे सेटलर कोलोनियलिज्म। सेटलर सेटलर कोलोनियलिज्म, सेटलर में क्या होता है सर, बड़ी मात्रा में लोग किसी दूसरे देश से उठकर आ जाते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं, और पूरी डेमोग्राफी को बदल देते हैं। आप अमेरिका में क्या देखते हैं, आप आज जो अमेरिका देखते हैं, अमेरिका में जो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में आज जो जंग चल रहा है, आपको क्या लगता है अमेरिका किसका है, ब्लैक्स का है कि व्हाइट्स का है? अमेरिका में जो व्हाइट्स हैं वो प्योरली अमेरिकन नहीं है, वो है जो कभी ना कभी ब्रिटेन से वहां गए थे, यूरोप से वहां गए थे, वहां जाकर बस गए थे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेटलर कॉलोनियलिज्म होता है तो बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां की डेमोग्राफी बदल देते हैं। पूरी के पूरी भूखंड भूक्षेत्र जो है वो आने वाले 50-60 साल तक वो मिलकर बदल देते हैं। ठीक है, नेटिव नेटिव, जैसे आप देखेंगे रेड इंडियंस, ठीक है, आप इतना समझिए वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज जो है वो अमेरिका के जस्ट नीचे में है, समझ रहे हैं? तो नेटिव अमेरिकन के रूप में आपको ब्लैक अमेरिकन ही देखने को मिलते हैं, रेड इंडियन एग्जैक्टली। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका आइडिया किसने दिया था, बिल्कुल, तो सेटलर कॉलोनियलिज्म का आइडिया जो है वो पैट्रिक वॉल्श ने दिया था, TRICKWOLFE, पैट्रिक वॉल्श। और ये कहाँ है सर, तो यूएसए में है, कनाडा में है, आपको मिल सकता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सारे जो देश हैं यहाँ पे आपको सेटलर कॉलोनिज्म का एग्जांपल देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर, समझ गए व्हाट इज सेटलर कॉलोनिज्म? नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे जो प्रवास होता है वो छोटे मात्रा में होता है, लेकिन उनका कुल मिलाकर एक ही मकसद होता है कि यहाँ की जो मैन है, इकोनॉमी है, रिसोर्सेस है, उनको दम भर के दम एक्सप्लॉइट किया जाए और इससे जो भी निकले वो अपने देश वापस लेके चला जाए। जैसे भारत में क्या हुआ सर, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, ब्रिटिशर्स क्या पूरे ब्रिटेन से आ गए थे भारत में? क्यों? ब्रिटिशर्स पूरे ब्रिटेन से ए टू जेड उठ के भारत आ गए थे, वहां रहने के लिए उनको दाना पानी नहीं मिल रहा था, तो इंडिया चलो भैया, इंडिया चलो, इंडिया मसाले बहुत है, मसाले खाएंगे, नहीं, वो कुछ ही संख्या में आए थे, गिने चुने संख्या में आए थे, लालच दिए राजाओं को, बड़े बड़े दरबारों में, दरबारी भी खुश, भैया हमें तो टैक्स मिलेगा, लो भैया आने वाले 50 सालों में तुमको गद्दे से उठा के भगा देंगे, डंडे से भी मारेंगे चौराहे पे खड़े करके। तो उन्होंने देखा था, मतलब मौका देखा और फिर क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, दीवान और ये टैक्स के रूप में। और फिर वो आपने देखा सर, बैटल ऑफ प्लासी हो, 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, या तो फिर आप ऐसे तमाम चीजें देखे हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स जो है हमारे ऊपर हर तरीके से वो शासन करना शुरू कर दिए। तो ये एक समय में नहीं हुआ, और ये उनका धीरे 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 करते 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 वो हर तरीके से भारत की सोने की चिड़िया को सोने भी लेके चले गए और चिड़िया के पंख भी काट दिए। और आज तो इसका डर है कि सर हम सोच भी नहीं सकते, भारत इंडिपेंडेंट, अपना सब कुछ, संस्कृति अपना सब कुछ, हमें लगता है सर जब तक हमारे पास वो उनके दिए गए पंख नहीं होंगे हम उड़ ही नहीं सकते, जिससे हमें बाहर निकलने के लिए बार बार आह्वान किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि भैया अपनी शक्ति को पहचानो। तो द थिंग इज कि यही बात है कि एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म जो है आपको भारत में देखने को मिल सकता है, वियतनाम में, कोंगो में, ऐसे कंट्री में देखने को मिल सकता है जहां ब्रिटिशर्स कम आए थे, लेकिन यहां पर आकर उन्होंने वेल्थ ड्रेन किया, यहां पे आकर उन्होंने, आप कह सकते हैं सर कि हमारी धन संपदा को लूट कर वो लेके चले गए।
समझ रहे हैं? तो इस प्रकार धन संपदा में सिर्फ पैसे नहीं होंगे, हमारी जमीन को बंजर बनाकर चले गए, हमारे कल्चर्स को वो उखाड़ कर फेंक कर चले गए। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म की जो बात है वो भारत के सेंस में फिट बैठती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इंडिया, वियतनाम, कॉन्गो। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है सैरोगेट नेशनलिज्म, सैरोगेट माफ कीजिएगा कॉलोनियलिज्म, ये तो और खतरनाक है। सैरोगेट कॉलोनियलिज्म, ठीक है, क्या है ये? आपने एक टर्म सुना होगा सेरोगेसी, अगर आपने सोसाइटी में जरूर सुना होगा सेरोगेसी। सेरोगेसी का मतलब यह है कि जब किसी माँ के पेट में किसी और का जो बच्चा है वो पल रहा होता है और उसका बच्चा जब 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 जन्म लेगा तो उसकी माँ से लेकर उसका बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। समझ रहे? ऐसा कुछ केस, मतलब सर किसी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा समझिए। तो अब यह है यहाँ पे कि सैरोगेट कॉलोनियलिज्म भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, सैरोगेट कॉलोनियलिज्म जो है वो किसी सब शक्ति के द्वारा, जैसे अमेरिका के द्वारा समर्थन, ब्रिटेन के द्वारा समर्थन कर कर, अब जैसे समझिए कि सर जो फिलिस्तीन का जमीन था, पैलेस्टीन का जो जमीन था, उस जमीन पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहूदियों को या बोल सकते हैं ज्यूज को शुरुआत में रहने के लिए उनको जमीन दे दी है, ऐसे समझिए आप। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो जो है अपनी एक्सपेंशन करते चले गए। नंबर एक एग्जांपल। दूसरा आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट्स का अपना जमीन है, साउथ अफ्रीका भी आपको पता ब्लैक्स का है आपको, तो वहां पे देखने को मिलेगा सर जो साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट्स है। ठीक है, इसके बाद ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां पे किसी एरिया में किसी खास नस्ल के लोगों को बसाया गया, किसी खास नस्ल के, किसी खास जाति के, किसी खास व्यक्ति के लोगों को बसाया जा रहा हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि जब ऐसी चीजें होती हैं, जब ऐसी चीजें हो, यानी कि क्या है सर, जिस जमीन पे जिसका हक था उस हक को छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति को हक को दे दिया गया, तो इस चीज को कहा जाता है सैरोगेट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और इस टर्म को किसने दिया था? तो इस टर्म को देने का काम जो है वो स्कॉट एट्रॉन का है, स्कॉट एट्रॉन। ठीक है, स्कॉट, ATRON। क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर? आगे बढ़े। इस तरह के कॉलोनियलिज्म को कहते हैं सैरोगेट कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट वो है प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म। प्लांटेशन मतलब समझ रहे हैं सर, चाय की बागान की खेती करवानी थी, लोग कम पड़ गए, यहां से उठाकर दासों को ले जाओ। समझ रहे हैं ऐसी बात। तो नेक्स्ट जो है वह है प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म। प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म, कपास, कॉटन का खेती करना हो, टोबैको, कॉफी, चाय, जब ये चीजों का उत्पादन करना हो, जब इनका उत्पादन करना हो, प्रोडक्शन करना हो, किसका सर? कपास का। किसका सर? चाय का। किसका सर? तो बोल सकते हैं सर टोबैको, तंबाकू का, ऐसी चीजें। तब आप क्या करते हैं, कुछ लोगों को एक देश से उठाकर दूसरे देश में लेकर चले जाते हैं।
जैसे आपको पता है पहले स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था। स्लेव्स क्या करते थे? स्लेव्स क्या करते थे? स्लेव्स को क्यों ले आया जाता था? आपने कई सारी मूवीज देखा होगा स्लेव्स के ऊपर। उनको गोले से मारा जाता था, किस लिए? काम नहीं किए, थक गए, रुक गए तो मारा जाता था उन्हें। तो ये जो होता था वो स्लैवरी सिस्टम जो है, इसी प्लांटेशन स्लेवरी सिस्टम जो है इसी प्लांटेशन कॉलोनी, जैसे आप देखते हैं साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ पे बहुत समय तक स्लेवरी सिस्टम जो था वो मौजूद था लेबर के लिए। तो प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आपको कैरोलिना नामक जो देश है वहां पे, जॉर्जिया में, अमेरिका में आपको ये चीजें देखने को मिलती थी। यूएसए, साउथ अफ्रीका, ठीक है, जॉर्जिया, जॉर्जिया। तो इस तरह के देशों में आपको देखने को मिलेगा क्या सर? प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास इंटरनल कॉलोनियलिज्म। इंटरनल कॉलोनियलिज्म, ये जो शब्द है ये किसने दिया था? तो रॉबर्ट ब्लाउनर ने दिया था। रॉबर्ट ब्लाउनर एंड बैब्लो कासानोवा, इन दोनों ने मिलकर इस शब्द को गढ़ा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप, ये जो शोषण है ना, एक्सप्लॉइटेशन जो है कॉलोनियलिज्म का, ये सिर्फ राज्य के, देश के बाहर नहीं आपको देखने को मिल सकता, ये राज्य के भीतर भी देखने को मिल सकता है। जैसे आप देखते हैं सर, बड़ी संख्या में मजदूर आज भी भारत में एक राष्ट्र से एक देश, मतलब माफ कीजिएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और फिर वहां जाकर उनका शोषण होता है। दम भर के सब काम करवाते हैं। नहीं कैसे करोगे काम, 4 महीने से पैसे बंद। तो ये जब आपके देश के अंदर ही अगर क्षेत्रीय आधार पर ऐसा कुछ हो, तब आप इसको इंटरनल कोलोनियलिज्म को कह सकते हैं। जैसे श्रीलंका में, अल्जीरिया में, फिलीपींस में, अफगानिस्तान में, ठीक है, थाईलैंड में, ये चीजें आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल एक रीजन के लोग जो है जब वो ऑपरेट करे किसी दूसरे रीजन के लोगों को, तो इस प्रकार आपको इन चीजों, ऐसी चीजें जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लियर? हु गिव द थ्योरी ऑफ व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? क्या बताएंगे? व्हाइट मैन व्हाइट मेन बर्डन थ्योरी। भैया देखो, जो व्हाइट्स है ना, वो दुनिया के सबसे प्योर है और एकदम दूध के धुले हैं। एकदम सर बोरो प्लस लगा के एकदम व्हाइट हो गए हैं। और उनका काम क्या है? विश्व के जितने काले लोग हैं, विश्व के जितने ब्लैक्स हैं, उनको फेयर लवली लगवा लगवा के गोरे करवाना। यानी कि जो ब्लैक्स हैं वो असभ्य है, जो ब्लैक्स हैं वो बुरे हैं, यानी कि उनको सभ्य बनाना। लो भैया बोरोलिन लगाओ, बोरो प्लस लगाओ, कुल मिलाकर उनका, उनके ऊपर ये भार है कि सबको गोरे बना दो। जितना गोरे हो सकता है उतना गोरे बनाओ, क्योंकि गोरे लोग जो है बहुत दूध के धुले होते हैं, वो अच्छे होते हैं। फेयर लवली सर, अभी उसका नाम बदल गया है, ग्लो एंड लवली हो गया है। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, आप जैसे देखते हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये जो होता है ना, वो भी ऐसे ही है। बड़े बड़े जो कॉस्मेटिक्स के कंपनीज हैं वही इनको फंड करते हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा इन चीजों को फंड करेंगे, ठीक है, उनके देश में वो जो लोग चुने जाएंगे वो मॉडल हो जाएंगे उनके लिए, एक आदर्श। फिर देखेंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं, तो सर वो ग्लो एंड लवली लगाते हैं तो हम भी लगाएंगे, वो गोरे हैं तो हम भी गोरे हो जाएंगे। समझ? तो बिल्कुल ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो फ्रेंच फेनल की है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, यहाँ पे बस इतना समझाना था कि कल्चरल कोलोनियलिज्म को आप इस बात से समझ सकते हैं। ये जो है आपके रुपयार्ड किपलिंग, वो भी बताते हैं कि ये व्हाइट्स के ऊपर ये बर्डन है कि वो लोगों को सभ्य बनाए, लोगों को व्हाइट बनाए, लोगों को
व्हाइट्स के जैसे बनाए, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि गोरा और काला ये अलग 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 तरीकों से हो सकता है। जैसे सर वो जीन्स पहनता है, आप जीन्स नहीं पहनते, आप धोती पहनते हैं। अरे क्या यार, धोती वोती फालतू हटाओ, क्या वो ट्रेडिशनल में जियो, मॉडर्न जियो, एकदम शॉर्ट पहनो, समझ रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है मॉडर्न, ये होता है व्हाइट मैन बर्डन, पूरे दुनिया को एकदम सभ्य बनाओ, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया को जो है वो सभ्य बनाओ, और ये सभ्य बनाने का जो भार है वो किसके ऊपर है, व्हाइट्स के ऊपर है। ये है थ्योरी आपका रुडयार्ड किपलिंग, समझ रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग, गॉट इट, रुडयार्ड किपलिंग, याद रहेगा, रुडयार्ड किपलिंग। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से आपको देखने को मिलता है किताब जिसमें एडवर्ड सईद लिखते हैं ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद लिखते हैं कल्चर एंड इंपेरियलिज्म। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप समझ सकते हैं, जो इसी कल्चरल हेजेमनी को या जो पाश्चात्य विचारधारा है उसे खंडन करने की कोशिश की गई, ठीक है। इसके बाद आपको इंडिया से देखने को मिलेगा कैन द साबल्टन स्पीक, ये किताब लिखा जाता है, ठीक है, कैन द साबल्टन स्पीक। ये भी क्या है सर, ये भी आपका एक तरह से देखा जाए तो साबल्टन स्टडीज को प्रमोट करता है, कि वैसे लोग जिनको इग्नोर कर दिया गया है, जिनके बारे में लोग नहीं लिखा गया, क्या उनकी कोई आवाज नहीं है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, कैन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, कैन द साबल्टन स्पीक। गायत्री स्पिवाक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक नाम है इनका, ठीक है। इनकी एक और किताब है, ए क्रिटिक ऑफ पोस्ट कोलोनियल रीजन, क्रिटिक ऑफ पोस्ट कोलोनियल रीजन, ठीक है, ये भी इनकी किताब है 1999। कैन द सबल्टन स्पीक 1988, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए, हु रोट द बुक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट 1988। नॉम चॉम्स्की, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। तो याद रखिएगा इनका जो किताब है, साथ में फेल्ड स्टेट, फेल्ड स्टेट्स, ये किताब हो गया। साथ में आपका किताब है हेजेमनी और सर्वाइवल, ये जो किताबें हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ नॉम चॉम्स्की, ठीक है, याद रहेगा, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ नॉम चॉम्स्की, गॉट इट। फेल्ड स्टेट्स 2006 की किताब है। हु रूल्स द वर्ल्ड, ये भी किताब है एक इंपॉर्टेंट,
ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, हु गिव द आइडिया ऑफ सॉफ्ट पावर? लास्ट वाली हेजेमनी और सर्वाइवल है। लास्ट वाली मैंने क्या बोला था? लास्ट वाली, अच्छा लास्ट वाली नाम वो था आपका हु रूल्स द वर्ल्ड, हु रूल्स द वर्ल्ड। सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरी किताब। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो पता चला सर आज 2 ही टॉपिक फिर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर, रीड इट। उसका ईयर क्या है? 2000, 1 मिनट प्लीज वेट। दो हजार चौदह, ठीक है, 2014 की बुक है वो, हु रूल्स द वर्ल्ड, 2014। वेरी गुड, चलिए बताइए, पढ़िए सर। Okay, so I am getting answer from you all. What is the main criteria according to Duverger for defining a party system? चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये जो है आपके डुवर्जर, डुवर्जर किसकी बात करते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टीज विद इन ए सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ पार्टीज विद इन द सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा है, किसने यह बात को एक्सेप्ट किया है कि पार्टी सिस्टम भले अच्छा हो, पार्टी सिस्टम भले अच्छा हो या बुरा हो? आंसर बी होगा, आंसर इज बी। पार्टी सिस्टम भले अच्छा हो या भले बुरा हो, पार्टी सिस्टम लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, ए हेल्दी डेमोक्रेसी, नो मैटर इट इज गुड और बैड। पार्टी सिस्टम भले अच्छी हो बुरी हो, लेकिन पार्टी सिस्टम जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा है। यह बात फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म के द्वारा दिया गया, यानी कि एडमंड बर्क ने इस बात को कहा है कि पार्टी सिस्टम अच्छा हो बुरा हो, पार्टीज का लोकतंत्र के लिए होना अच्छा है। समझ रहे हैं?
ये बताइएगा इनमें से कौन सा एक काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क फॉर पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा एक काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। बताइए इनमें से कौन सा काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। चलिए ओके, बी सी। ओके, देखिए अगर आप गैब्रियल आलमंड की बात माने तो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये जो काम है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का, ये प्रेशर ग्रुप का है, ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप का है। इंटरेस्ट एग्रेशन, जितने सारे इंटरेस्ट होंगे पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में, उसको एक जगह जमा करना, एग्रीगेट करना, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है। जहां तक बात है रिक्रूटमेंट, तो लोगों को पॉलिटिक्स में लेकर आना, जैसे आपको देखने को मिलता है कि मैथिली ठाकुर, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, उनको उठाकर पॉलिटिक्स में लेकर आएगा। कौन लेकर आया? पॉलिटिकल पार्टी लेकर आया, या तो फिर एक इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह लेकर आया। पॉलिटिकल पार्टी ही तो रिक्रूट करता है कौन जाएगा, कौन किस पोजीशन पे बनेगा, समझ रहे, लीडरशिप को लेकर। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लोगों को एकजुट करना, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो डू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है, गोल फॉर्मुलेशन, सोशलाइजेशन, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम भी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, ठीक है, मेंबरशिप कैंपेन चलाते हैं, एग्जैक्टली। कहीं कहीं देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का भी काम करते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हाँ रिक्रूटमेंट तो होगा, रिक्रूटमेंट करते हैं ना वो। इन्हें पूछा गया था कौन सा नहीं करते हैं, तो रिक्रूटमेंट तो करते हैं, लोगों को शामिल तो करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, दे डू। चलिए, तो इसमें ओनली बी होगा, ठीक है, ओनली बी होगा, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन ओनली बी। लेकिन आप एग्जाम में एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, चूंकि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं, चूंकि थिंकर पे ये बेस्ट हो सकता है आइडिया। ये बताइए किसने यह कहा कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी डू, तो पॉलिटिकल पार्टी कंपीट इच अदर फॉर ऑथोरिटी, फॉर गेनिंग ऑथोरिटी, मतलब सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल आपस में संघर्ष करते हैं, आपस में वो संघर्ष करते हैं।
बिल्कुल, इसका आंसर जो होगा वो होगा जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, इसका आंसर सार्टोरी नहीं है, इसका आंसर होगा जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, आंसर जो है वो लिख लीजिए, जोसेफ शुम्पीटर, सोशलिज्म, जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाग्यश्री के सवाल पे। भाग्यश्री पूछ रहे हैं कि सर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को क्या मतलब है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो अपना रुचि है, लोगों का जो अपना रुचि है उसे सरकार तक पहुंचाने का काम, अभिव्यक्त करने का काम किसका होता है। कौन प्रेजेंट करते हैं, कौन प्रेजेंट करते हैं उनकी आइडिया को, उनकी विचारों को, उनके डिमांड को, उनकी बातों को सरकार के सामने, अथॉरिटी के सामने अभिव्यक्त करने का काम किसका होता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप का ही तो होता है। इंटरेस्ट ग्रुप का काम है इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करना, यानी कि अभिव्यक्ति करना। अच्छा, वो किनको करेंगे बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, देखिए अब यहाँ पे यही मैं कह रहा हूं ना, कहीं कहीं आपको पॉलिटिकल पार्टीज भी मिलेगा, बट ध्यान दीजिए एक छोटा सा आइडिया। एक हो गया इंटरेस्ट को सरकार के सामने रखना, एक हो गया कि उससे ब्रॉड में जाकर सभी ऐसे ऐसे इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना। एग्रीगेट मतलब जितने सारे देश में इंटरेस्ट है उन सभी को एकजुट जमा करना और सरकार के सामने रखना। तो जो बड़े स्फेयर में है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है, जो छोटे स्फेयर में है किसी एक सेक्शन, किसी एक ग्रुप का इंटरेस्ट को सरकार के सामने रखना है, तब ये आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप करती है। ठीक है, जैसे टीचर्स एसोसिएशन, जैसे एडवोकेट एसोसिएशन, आप जैसे समझ सकते हैं सर, ऑटो एसोसिएशन। जब इनके इंटरेस्ट को सरकार तक पहुंचाना होगा तब ये एक प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप जो इनका होगा वो करेगी। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, आमतौर पे ये दोनों आएगा नहीं साथ में। ठीक है, अगर जो आता है तो आप देखिएगा ऑप्शन क्या है। अगर ऑप्शन में अलग अलग है, एक नहीं पूछा है, तो ज्यादा जो परफेक्ट होगा वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज नॉट वर्क बाय, ठीक है, नॉट वर्क बाय पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट एग्रीगेशन करते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप का होता है। एक लाइन में क्लियर। सर राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19, हाँ राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो है ना, उसमें 19 सब क्लाउज सी है आई थिंक, कि आप विदाउट हथियार जो है वो आराम से जाकर अपनी एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक अपना आवाज उठा सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं आप, है ना। तो ए बी सी, हाँ ठीक है, आई थिंक सी में ही है। ठीक है, तीन में है, 19 क्लाउज सब क्लाउज सी, तीन। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास में इतना ही रखता हूं। ठीक है, आज थोड़ा आपको पता नहीं, क्लास का टाइम भी पता, मतलब पता नहीं चला। ठीक है, थोड़ा, बट अगेन आज मैं इतना ही रखता हूं। पॉसिबल है हम लोग कल फिर से मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे सवाल और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं कल फिर से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज से ही शुरू करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए विश्वजीत पूछ रहा है तो सर पुलिस अरेस्ट क्यों कर रहा है। देखिए विश्वजीत, बात है कि पुलिस लोगों का होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, पुलिस लोगों का होता है लॉ ऑर्डर। आप बोलते हैं हमारा अधिकार है, तो जब आपके अधिकार से पब्लिक रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर जब खराब होगी, अब इसको डिफाइन कौन करेगा, हम आप तो करेंगे नहीं। इसको डिफाइन ज्यादा वही के लोग करेंगे जिनके पास पावर है। पावर किनके पास है, सरकार के पास है। सरकार किसको आगे लाएंगी, पुलिस को लाएंगी। तो सरकार वो चाहेंगी उसको लॉ एंड ऑर्डर को बोलकर नहीं बोलकर वो उसको मैनेज करती है। इतिहास यही कहता है, पावर स्पिक्स। जिसके पास शक्ति है वही लोग बोलते हैं, जिसके पास नहीं है वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेगी। पुलिस उठा के ले जाएगी, उठा के पीसफुल प्रोटेस्ट अंदर बैठ के करते रहिए, ऐसा करते हैं वो। हालांकि हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अधिकार का
हनन नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों का अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। अगर वो अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आवाज सरकार तक पहुंचनी ही चाहिए, बिकॉज वी चूज द गवर्नमेंट, नॉट चूज गवर्नमेंट चूज अस। सरकार हमें नहीं चुनी है, बल्कि हमने सरकार को चुना है। हमने सरकार को अपने लिए चुना है, ना कि इसके अपोजिट। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलते हैं। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कोई सवाल? रिवीजन कीजिए, ठीक है।